कितना असरदार होगा और भारत के लिए ये उपलब्धि कैसी होगी? ये AMCA है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सिर्फ ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मीडियम साइज का है और हाईली एडवांस्ड है। हाईली एडवांस का मतलब से आप ये समझ लीजिए कि ये एयर सुपीरियरिटी फाइटर ही नहीं, ये एयर सुपीरियरिटी एनफोर्स करने वाला फाइटर है। मतलब अगर ये दुश्मन के एयर स्पेस में जाएगा तो ये दुश्मन का जो हवाई सेफ्टी है, हवाई जो उनका जो एयर स्पेस है, उसके ऊपर में डोमिनेट करके, उसके ऊपर में सुपीरियरिटी लेके आसपास में अगर कोई भी एयरक्राफ्ट इसके होंगे तो उसको नाश करने वाला इसमें जो ताकत है वो क्षमता होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दुश्मन के एयर स्पेस में जाने के लिए ये स्टेल्थ है, मतलब इसको रेडार से पकड़ा नहीं जा सकता है। इसको मतलब जितने भी नोन मीन्स हैं जिससे हम लोग एयरक्राफ्ट को ट्रैक करते हैं उससे इसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये एनिमी एयर स्पेस में पेनिट्रेशन करने के लिए सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है। और जैसे इसके कॉम्पैक्टेड जो होंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के, वो F-35 हो सकता है, या चीन का तो जो JF इन्होंने 35 बनाया हुआ है वो काफ़ी सब स्टैंडर्ड है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं जैसा हमें सुनने को मिला हुआ है। इसके इंजन इफेक्टिव नहीं है, इसके जो सिग्नेचर हैं वो रेडार में कहीं न कहीं आ जाते हैं। इनके जो पायलन्स होते हैं जिसमें कि बॉम्ब्स या फिर रॉकेट पॉड्स जो फिट होते हैं वो इनके जो वो स्टेल्थ फीचर नहीं है उनके, वो हमेशा रेडार में कहीं न कहीं एक ब्लिप आ जाते हैं। तो इसको अगर एयर डिफेंस सिस्टम हमारा अगर चौकन्ना रहे तो चीनी जो JF-35 है इसको पकड़ा जा सकता है, और एक बार अगर आपने पकड़ लिया तो फिर इसको आप विध्वंस भी कर सकते हैं। तो जो हमारा AMCA है इसके ब्रॉड गाइडलाइंस वही होते हैं कि इसमें जो जो एक एयरफ्रेम है वो एयरफ्रेम ऐसा होना चाहिए कि जो कि रेडार का इको को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब रेडार का इको नहीं आने दे, जो रिफ्लेक्शन होती है रेडार की वेव उसको रिफ्लेक्ट ना होने दे। और इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि टीवी पर शायद डिस्कस करना जायज नहीं होगा, लेकिन बेसिक जो आपके दर्शक हैं उनको इतना ही मैं समझा दूं कम शब्दों में कि रेडार के पकड़ में चाहे वो लो लेवल रेडार हो चाहे हाई लेवल रेडार हो उसके पकड़ में ये नहीं आएगा। दूसरी चीज, इसके वेपन जो होते हैं जैसे बॉम्ब हुआ, रॉकेट हुआ या कैनन्स हैं, ये सब भी ऐसे होते हैं छुपे हुए, कंसील्ड होते हैं। मतलब इनमें एक एम्यूनिशन बे होता है जो कि यूजुअली बंद होता है और जब वो खुलता है तो वो बम बरसाने के लिए खुलता है। तो जब वो बे में सारे आपके जो एम्यूनिशंस हैं, बॉम्ब हैं, मिसाइल्स हैं, वो छुपे हुए हैं, वो रेडार के पकड़ में नहीं आ सकते हैं। हाँ, एक बार जब वो खुल गया, जब एक बार वो आपके मिसाइल्स वहां से छूट गए तो मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है अगर उतना समय दुश्मन के पास में हो तो। यूजुअली उतना समय देते ही नहीं है, वो बे तभी खुलता है जब आप बॉम्ब गिराने वाले हैं या जब आप मिसाइल छोड़ने वाले हैं, फिर कुछ सेकंड का अंतराल है, जो टारगेट है वो ध्वस्त हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। और इसमें जो हमें सबसे बड़ी एक जो कमी अभी तक थी, LCA है, LCA का रेंज ऑफ रेडियस ऑफ एक्शन जो है वो लिमिटेड है। ये AMCA में रेंज ऑफ रेडियस ऑफ एक्शन जो होगा वो लगभग 1.5 से 2,000 किलोमीटर का होगा। मतलब आप 2,000 किलोमीटर अंदर जाके अपना काम करके फिर वापस वहां से आ जाएं तो लगभग 4,000 किलोमीटर इसके क्रूज की क्षमता है। इसमें ऐसे भी चीजें हैं कि अगर मान लीजिए आपका एयरक्राफ्ट दुश्मन को दिख गया तो अगर एयर टू एयर कॉम्बैट में आप दिख गए तो आपके ऊपर में जो दुश्मन है वो एयरक्राफ्ट से शूट कर सकता है। तो इसके लिए इसमें एक एस्केप वेलोसिटी होती है कि अगर आपने को दुश्मन ने देख लिया हुआ तो आप उसके रेंज से हाई स्पीड में निकल जाइए। उसके लिए लगभग 2.3 2.5 मैक, मतलब ध्वनि के गति से 2.3 या 2.5 ढाई गुना उसकी स्पीड होती है, जिससे आप दुश्मन की आंखों के रेंज से एकदम सीधा निकल जाते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें कैपेबिलिटी होती है। और इस एयरक्राफ्ट का यूज जो है वो काफी खास पर्पस के लिए किया जाता है। ये हमारे यहाँ पे हमारे एयर स्पेस में लड़ने के लिए ये बेसिकली नहीं है, ये दुश्मन के जमीन पे जाके, दुश्मन के एयर स्पेस में जाके
कि आप डिटेक्ट ना हो, लेकिन आपके रेडार पे या आपके सामने में सारी चीजें हो, जो काम आप करने गए हैं, जिस रडार को ध्वस्त करने गए हैं, जिस न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त करने गए हैं, या जो भी इंस्टॉलेशन को ध्वस्त करने गए हैं, उसको आप ध्वस्त करके आप सेफ आ जाइए वापस। तो इसमें ये सारी चीजें हैं। इसी में काफी दिनों से बातचीत चल रही थी, मैं भी डीआरडीओ में था जब इनिशियली 2009-2010 में रशियन हमारे जो काउंटर पार्ट थे उनसे जब बात हो रही थी इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, तो मैं भी कुछ मीटिंग्स में था, लेकिन वो काफी प्रिलिमिनरी स्टेज था, वो आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। आज के दिन में जो एएमसीए है वो मतलब वो कॉम्पिटिटिव होगा F-35 से या JF-35 से जो चाइना का है, या फिर रशिया का भी जो आपने पढ़ा होगा, आपने भी बातें की है, Su-57 जी, जो उनका Su-57 है उसके कंपैरेबल वो होगा। अभी इसका जो पीडीआर होता है, प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये काफी पहले हो चुका है, 5 साल पहले लगभग हो चुका है। इसका सीडीआर, कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू जो हम लोग करते हैं, जिसमें स्पेसिफिकेशंस को लगभग फ्रीज कर देते हैं कि हाँ हमारा एयरक्राफ्ट ऐसे होगा, वो फ्रीज भी लगभग 2 साल पहले हो गया था। और इसका एक सैंपल बिल्कुल स्केल टू स्केल मॉडल जो अभी बेंगलुरु में जो एयर शो हुआ था उसमें डिस्प्लेड था। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। और अभी जब हमारे पास में यूएसए से आया था इनविटेशन कि आप F-35 लीजिए, तो F-35 और एएमसीए में काफी कंपेरेबल है। अगर आप F-35 भी लेना चाहते हैं तो इसमें पहले आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो फॉर्मेलिटी होती है, पेपर वर्क होगा, एयरक्राफ्ट का सिलेक्शन होगा, एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग होगा, उसको हमारे जो हमारे डिफेंस या एयर ऑफेंसिव पर्सपेक्टिव में उसका टेस्टिंग होगा, उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। और जब तक ये सब चीजें होगी लगभग 2-2.5 साल इसमें निकल जाते हैं। उसके बाद आप जब डिमांड डालिएगा तो डिमांड के कम से कम 4 से 5 साल बाद ही आपको डिलीवरी मिलेगी। तो मतलब आप सीधा देख लीजिए 8-9 साल जो है वो जेस्टेशन पीरियड F-35 में भी होगा। तो अगर F-35 हमारा 8-10 साल में डिलीवरी होगा तो उससे बेहतर है कि हमारा जो एएमसीए है ये लें। इसका भी अगर जैसे अभी सीसीएस जो अप्रूवल दी है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी जो वहाँ पे गए हुए हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं कि इसको कैसे कंप्रेस किया जाए टाइम फ्रेम को, कि ये भी 7-8 साल में हमें भारतीय वायुसेना को मिल जाए। लगभग 128 और एयरक्राफ्ट खरीदने का जो प्रपोजल है उसके ऊपर मैं